हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक की सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो देखिए, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन हुआ वर्ष 1914 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रिय प्रवास की रचना किसने की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्रिय प्रवास की रचना की थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है प्रिय प्रवास। और देखिए, प्रिय प्रवास जो है ये हिंदी की काव्य रचना है, जिसका प्रकाशन हुआ वर्ष 1914 में। और हरिऔध जी की अगर हम बात करें, तो हरिऔध जी किस युग के? द्विवेदी युग के। ध्यान दीजिएगा, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। और पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी ही हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सरस और मधुर सरस व मधुर रचनाएं की हैं। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी ही हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सरस और मधुर रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो देखिए, कवि वचन सुधा, इसके संपादक बताने हैं, तो इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। भारतेंदु जो है, इन्हें आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित एक हिंदी समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को वाराणसी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? वाराणसी में। वाराणसी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? वर्ष 1867 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो कि क्रांतिकारी घटना थी। इसका प्रकाशन भी क्या थी? एक क्रांतिकारी घटना थी। और यह कविता केंद्रित पत्र था। कवि वचन सुधा जो था, ये कविता केंद्रित पत्र था। और इस पत्र में हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम प्रदान किए गए थे। इस पत्र में हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम क्या किए गए थे? प्रदान किए गए थे। और भारतेंदु युग कब से लेकर कब तक था, ये भी आपसे आयुक्त के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारतेंदु युग की अगर हम बात करते हैं, तो 1850 से लेकर वर्ष 1850 से लेकर वर्ष 1900 तक कौन सा युग था? भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए, राजा भोज का सपना, इस कहानी के लेखक बताने हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसके लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद विलायती
अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? तो देखिए छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए महादेवी वर्मा जो है, इन्हें किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये जो काव्य संग्रह था ये था यामा। यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1982 ईस्वी में। और देखिए इनका जो नीरजा नामक रचना है, इसके लिए इनको सैक्सेरिया सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और महादेवी वर्मा के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और देखिए 8 वर्ष की आयु में, मात्र 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने 12 मास नामक कविता लिखी थी। और महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना भी की थी। आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की, तो किसने की थी? महादेवी वर्मा ने की थी। और भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव भी रखी थी महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका हैं? तो देखिए जालपा जो है ये हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका हैं? ये नायिका हैं गबन उपन्यास की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और गबन किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ये प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है गबन नाम का। और निर्मला के बाद गबन प्रेमचंद का दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, ये जो उपन्यास है ये यथार्थवादी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए भाषा और समाज इस पुस्तक के लेखक बताने हैं, तो कौन है इसके लेखक? राम विलास शर्मा है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो देखिए आवारा मसीहा इसके लेखक बताने हैं, कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो देखिए छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये किस आलोचक ने कहा है? ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो देखिए जहाज का पंछी जो है ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं इलाचंद जोशी इसके लेखक हैं इस उपन्यास के। तो जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक पूछे जाएं तो इलाचंद जोशी आपको करेक्ट कर लेना है। और इलाचंद जोशी जो हैं ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें हम तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी जहाज का पंछी, इसके अलावा पर्दे की रानी, सन्यासी, घृणामयी, प्रेत और छाया। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो कि आयोग के द्वारा पूछी जा सकती है। और इलाचंद जोशी जो हैं इन्होंने अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ से निकाली थी, किसने निकाली थी सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये निकाली थी इलाचंद जोशी ने। कहाँ से? अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन देखें, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? तो देखिए कविता के नए प्रतिमान ये किस आलोचक की? ये है नामवर सिंह की कृति। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था किस वर्ष में? वर्ष 1943 में। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक जो है ये क्या है? ये एक काव्य संग्रह है।
काव्य संग्रह है ये एक। और ये अज्ञेय द्वारा वर्ष 1943 में नई कविता के प्रकाशन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। ये आपको याद रखना है। जो आपका तार सप्तक काव्य संग्रह है ये किसके द्वारा, अज्ञेय द्वारा। अज्ञेय किसको कहा जाता है, किनका उपनाम है अज्ञेय, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है तो इनका उपनाम है अज्ञेय। तो अज्ञेय के द्वारा वर्ष 1943 में, किस वर्ष, वर्ष 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादित किया गया। और तार सप्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध, इसके अलावा नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, तार सप्तक में 7 कवियों, कौन कौन से ये कवि हैं, ये कवि हैं देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, इसके अलावा नेमीचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है। तो देखिए इनमें से मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास बताना है। तो इस उपन्यास का नाम है हरक्यूलिस की हैरानी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। तो देखिए बहुत बार ये आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, तो इसको आपको याद रखना है कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। तो ये तिथि कौन सी थी, ये थी 14 सितंबर 1949, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। तो ये याद रखना है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि राजभाषा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। राजभाषा से संबंधित आर्टिकल भी अक्सर पूछा जाता है, तो कौन सा आर्टिकल है राजभाषा से संबंधित, कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो देखिए हिंदी का जो संबंध है ये किस भाषा परिवार से है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है और आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप सभी को सारी क्लासेस मिल रही हैं तो शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आप सभी लोगों से चाहते हैं। और आप सभी को करंट की क्लास भी प्रोवाइड कराई जानी है तो आप सभी लोग करंट की क्लास के लिए भी, करंट अफेयर्स की क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। और डेली आपको करंट अफेयर की एक क्लास भी दी जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो भाषा परिवार का मतलब क्या होता है, देखिए आपस में संबंधित भाषाओं को क्या कहा जाता है, भाषा परिवार कहा जाता है। आपस में संबंधित भाषाओं को कहा जाता है भाषा परिवार। और हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार से। भारोपीय भाषा परिवार से हिंदी भाषा का संबंध है। देखिए यह समूह जो आपका भारोपीय भाषा परिवार है तो यह समूह भाषाओं का सबसे महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, इसके अलावा प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय परिवार
भाषा परिवार कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बहुरूपीय भाषा परिवार किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यह समूह भाषाओं का सबसे महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं, बहुरूपीय भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है ये स्थित है आपके आगरा में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक शोध संस्थान है। ध्यान रखिएगा, किसके अधीन है ये, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक शोध संस्थान है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, आगरा में स्थित है। और इसके 8 केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पर ये 8 केंद्र है, एक है आपका दिल्ली में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा है गुवाहाटी में, चौथा है शिलोंग में, पाँचवा है मैसूर में, छठा है दीमापुर में, सातवां है भुवनेश्वर में, और आठवां है आपका अहमदाबाद में। तो इसके 8 केंद्र भी हैं। और इसकी स्थापना की बात करें केंद्रीय हिंदी संस्थान की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मालवी हिंदी किस उपभाषा की बोली है। तो देखिए, मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, ये बताना है। मालवी हिंदी किस उपभाषा की बोली है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप राइट आंसर लगाएं जल्दी से। और यहाँ पे आपको जिन लोगों को नहीं आ रहा है मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। मालवी हिंदी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। मालवी जो है इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। और मालवी का मुख्य क्षेत्र मालवा है, इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। मालवी का मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, मालवा में है। और इसके अलावा यह बोली इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो मालवी हिंदी जो है ये राजस्थानी उपभाषा की एक बोली है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का उद्भव हुआ है। और इसकी 4 बोलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कौन कौन सी बोलियां हैं। तो देखिए, पहली बोली है मारवाड़ी बोली। यहाँ से आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मारवाड़ी जो बोली है, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। तो राजस्थानी हिंदी का उद्भव होता है सौर सैनी अपभ्रंश से, और इसकी 4 बोलियां हैं। पहली बोली है मारवाड़ी, जिसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। और दूसरी है आपकी, दूसरी बोली कौन सी है, दूसरी बोली है जयपुरी व ढूंढानी। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बोली है जयपुरी ढूंढानी, जिसको पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से पूर्वी राजस्थानी बोली का अन्य नाम क्या है। तो आपको पता रहना चाहिए जयपुरी व ढूंढानी आपका इसका क्या है, अन्य नाम है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से इस तरीके से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जयपुरी व ढूंढानी ये पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम है। और इसके अलावा तीसरी जो बोली है ये कौन सी है, ये है मेवाती बोली, जिसको उत्तरी राजस्थानी बोला जाता है, जिसको उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। और चौथी है मालवा, और इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी, ये तीनों आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थानी का अन्य नाम क्या है, मारवाड़ी भी है। पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम है जयपुरी व ढूंढानी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थानी का अन्य नाम है मेवाती। और मालवा जो है ये किस राजस्थानी का नाम है, दक्षिणी राजस्थानी का नाम। तो ये आपको याद रखना है, दक्षिणी राजस्थानी हिंदी का नाम है मालवा। तो 4 इसकी बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी की।
तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो कौन सी बोली है जो कि मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये बोली है आपकी गढ़वाली बोली। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो मध्यवर्ती या मध्य पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली गढ़वाली व कुमाऊनी गढ़वाली व कुमाऊनी बोली आती है। मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? गढ़वाली बोली और कुमाऊनी बोली आती है, यानी कि यह दो बोलियों का सामूहिक रूप है। पहाड़ी मध्य पहाड़ी हिंदी जो है ये दो बोलियों का, गढ़वाली और कुमाऊनी का सामूहिक रूप है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिष्टान, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए 8 बजे आपका आज प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद एम को, जल्दी से कर लीजिए और सेशन को जल्दी से शेयर भी कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।